जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? आज जीएस में इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अभी तक पिछले क्लास में हमने इकोनॉमी का सेक्टर देखा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। फिर इसके बाद चतुर्थक श्रेणी भी देखा था, पंचम भी देखा था, पांचों देखा था, क्विनरी क्वार्टनरी सबने देखा, सब कुछ देखा था। और इसके पहले मैंने इकोनॉमी और अर्थशास्त्र में अंतर भी बता दिया था। आज हम इसका नेचर देखते हैं कि नेचर है क्या, या क्लासिफिकेशन क्या है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन देखिए, सब अपने अलग अलग आधार पर किए हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इकोनॉमी होती है, डेवलप कंट्री क्या होती है, डेवलपिंग क्या होती है, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, नॉन प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, इन सब के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या होता है, सर्विस सेक्टर और इकोनॉमी क्या होती है, जितनी भी इकोनॉमी है सबके बारे में पढ़ते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप या वर्गीकरण, इसमें आधार क्या देखेंगे। आधार क्या है? पहला आधार है कि राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर, राज्य सरकार की रोल क्या है, उसके आधार पर हमारे इंडियन इकोनॉमी को कितने श्रेणी में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। फिर पूंजीवादी, फिर पढ़ेंगे राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, फिर पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर सरकार की भूमिका कम होगी, ठीक है, निजी व्यक्तियों की ज़्यादा होगी। राज्य वाले में सरकार की भूमिका ज़्यादा होगी, मिश्रित में दोनों की बात होती है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग डेवलप इकोनॉमी क्या होता है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है, अंडर डेवलप इकोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे एग्रीगेरियन इकोनॉमी, कृषक अर्थव्यवस्था क्या होती है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था क्या होती है, सेवा अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, बंद इकोनॉमी क्या होती है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, और गैर योजनागत इकोनॉमी क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या होता है, आश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, और परस्पर निर्भर क्या होता है। इन सारे बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, उन सब की चीज़ों को भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो आइए, राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर पहला जो है ना, हम लोग के पास राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर पहली अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है, ध्यान देंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहां पर जो इकोनॉमी का उत्पादन और वितरण होता है, ये निजी व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन निजी व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही सरकार अपने पास रखती है। जो स्ट्रेटजी की संबंधित चीज़ें होती है, जैसे गोला बारूद हुआ, टैंक से संबंधित हुआ, सुरक्षा डिफेंस संबंधित, वो भी अपने पास रखती है। बाकी लगभग ज़्यादातर हिस्सा निजी व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है कि वो उत्पादन भी करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। यहाँ पर सरकार की जो होती है ना, हस्तक्षेप नीति होती है। सरकार कम से कम यहाँ पर हस्तक्षेप करती है। ठीक है, जिसे लेजेस फेयर भी कहा गया है बाद में। तो आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं कि इसमें सबसे पहले निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है। ये बात आप ध्यान देंगे। स्वामित्व कौन सा होता है? प्राइवेट का होता है। निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व किस पर होता है? जो हम लोग उत्पादन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्पादन किसका करते हैं हम लोग? वस्तु का और सेवा का। दोनों का अंतर भी बताया था हमने। तो वस्तु और सेवा, ठीक है। और अब तो एक मान लीजिए कि तकनीकी भी आ गई नियो इकोनॉमी में। तकनीकी की भी बात करते हैं, वस्तु सेवा और तकनीकी। इनका जो उत्पादन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन जो होगा और जो वितरण होगा, ये वितरण सब किसके द्वारा होगा? निजी स्वामित्व के द्वारा होगा। निजी स्वामित्व के द्वारा होगा। क्लियर हुआ? वर्तमान में बहुत सारे जैसे देश हैं, जैसे मान लीजिए कि यूएसए है। यूएसए जो है निजी स्वामित्व पर चलता है। ठीक है, ब्रिटेन है, जापान है, ये सब
जो है ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ, यहाँ पर सब निजी स्वामित्व यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उल्लेख जो है ना, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले 1776 में, कब? 1776 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख 1776 में। एक एडम स्मिथ रहते हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ अपनी बुक लिखते हैं, अपनी बुक्स लिखते हैं, और अपनी बुक का ही उन्होंने जो नाम दिया था, ये द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने इसकी चर्चा की थी, वेल्थ ऑफ नेशन में। और इसमें ही इन्होंने कहा था कि सरकार जो है ना, अहस्तक्षेप नीति पर काम करेगी, हस्तक्षेप नीति पर काम करेगी। और हस्तक्षेप नीति को इन्होंने एक शब्द दिया, लेसेस फेयर, लेसेस फेयर, लेसेस फेयर, लेसेस फेयर की नीति, यानी सरकार की हस्तक्षेप रहेगी, अर्थव्यवस्था में सरकार की नीतियां हस्तक्षेप रहेगी। जनरली क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है ना, बाजार की नीतियों पर, बाजार की शक्तियों पर काम करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है ना, ये बाजार की शक्तियों पर काम करता है। किस पर? बाजार की शक्तियों पर काम करता है। अब बाजार की शक्ति जानते ही हैं, मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करता है जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है। सरकार वहां पर हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। हस्तक्षेप इसलिए अपनाती है कि उसमें सभी लोगों को एक तरफ से आर्थिक स्वतंत्रता दे दी जाती है कि सभी उत्पादन करे, वितरण करे, किसका किसका? वस्तु का, सेवा का, तकनीकी का। जैसे आप वर्तमान में देख रहे होंगे ना कि मोबाइल सेक्टर में ही पहले क्या होता था कि बीएसएनएल कंपनियां रहा करती थी, और इसके बाद में मेट्रोपोलियन सिटियों में बीएसएनएल का ही दूसरा नाम एमटीएनएल होता था। क्या होता था? एमटीएनएल होता था। अब उसके बाद धीरे 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 देख रहे हैं ना, तमाम तरह की कौन कौन सी कंपनियां, एयरटेल, रिलायंस, जियो, तमाम तरह की कंपनियां आ गई। लेकिन ये लोग क्या किए? ये लोग सेवा देना शुरू किया। लेकिन आज भी गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करती है। और कंट्रोल किस माध्यम से करती है, ये हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जैसे ट्राई वगैरह बना करके करती है, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर ट्राई वगैरह करके कि हाँ कुछ रूल लगा देती है ताकि कॉल ड्रॉप रेट जो है कम हो। नहीं तो पहले क्या होता था, इन लोग को छोड़ दिया जाए तो आप कॉल मिलाएंगे, धीरे 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 क्या होगा कि इतनी सस्ता भी नहीं करेंगे, और फिर कॉल करेंगे, रिंग होगा, बात नहीं होगी, बीच में ही कट जाएगा, फिर दोबारा कॉल करना होगा, जैसे पहले होता था। अब ये सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि 1776 में एडम स्मिथ थे। इन्होंने एक बुक लिखा था, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था की बात किया था। पूंजीवादी व्यवस्था यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में हस्तक्षेप नीति की बात की गई है। और एक है कि ये बाजार शक्तियों पर काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। देखिए, किसी चीज का प्रोडक्शन तब ये करता है जब मांग होती है, और जब मांग नहीं होगा तो ये प्रोडक्शन नहीं करेगा। जैसे जिस क्षेत्र में जो भी डिमांड होती है, जैसे मान लीजिए कहीं, अब जैसे मान लीजिए ठंडी प्रदेश है, वहाँ उलन कपड़ों का डिमांड है, तो उलन कपड़ों का ये क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। और जब गर्मी आ जाएगा तो वहाँ कॉटन कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो कॉटन का प्रोडक्शन करेगी। और फिर इसके बाद में लोगों की परचेसिंग पावर को देखते हुए मार्केट की क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप देखते होंगे कोई तेल वगैरह है, जैसे नवरत्न तेल है, चाहे कोई भी तेल है, तो छोटे पैकेट में भी शैम्पू वगैरह और बड़े में भी करती है। ये लोगों को, मार्केट को देख करके ही वस्तुओं का आकार रूप में परिवर्तन करती है, या जहां जिस तरह का डिमांड होता है उसी के अनुसार ये सप्लाई करती है। अब ये सेकंड है राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। जैसे राज्य है या समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होता है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये थोड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग होता है।
ठीक है। इसका सबसे पहले विचार जो है ना, जर्मन दार्शनिक किसने लाया था विचार? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने लाया था। तो एक तो क्वेश्चन आपके पीसीएस में यहीं से पूछता है कि इसका विचार कौन लाया था? तो जर्मन दार्शनिक, जर्मन के एक दार्शनिक थे, ठीक है, दार्शनिक थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, और कार्ल मार्क्स थे। क्या नाम था इनका? कार्ल मार्क्स थे। इन्होंने ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचारधारा लाया था। ये इसमें होता क्या है कि जो वस्तु और सेवा तथा तकनीकी तकनीकी ठीक है, इन सब का, तकनीकी भी सेवा में ही आता है लेकिन अलग से समझते हैं क्योंकि ई कॉमर्स वगैरह में ये सब चीजें पढ़ना है। तकनीकी, इन सब का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, वितरण किस क्षेत्र में क्या हो, इस पर ये कार्य कौन करता है? तो ये कार्य सरकार करती है। इसका अधिकार, कार्य का अधिकार किसको मिल जाता है? तो सरकार को मिलता है। ठीक है, सरकार या राज्य को मिल जाता है, सरकार या राज्य को मिल जाता है। ठीक है, राज्य किसे कहते हैं ये आपको पता ही होगा कि राज्य, ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत एक राज्य है, देश नहीं है, ये आप पढ़े होंगे। यूपी, बिहार, ये सब राज्य कहा जाता है, लेकिन राज्य नहीं, ये प्रांत है। राज्य के लिए आपने चार चीजें पढ़ा होगा कि राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं। आवश्यक तत्व क्या होते हैं? चार तत्व होते हैं। पहला होता है कि इसका एक निश्चित भूभाग हो। निश्चित क्या हो? सर्टेन भूभाग हो, भूभाग हो, भूभाग हो। तो एक भारत का पूरा एरिया होता है, यूपी का भी है, बिहार का भी है। दूसरा क्या होता है कि निश्चित जनसंख्या होती है। भाई सही बात है, जनसंख्या सबका अपना अपना है, यूपी के पास भी है तो इसे भी राज्य कहना चाहिए। तीसरा कहता है कि निश्चित सरकार हो, निश्चित सरकार हो, निश्चित सरकार भी होती है, तो सरकार भी भाई है, यूपी में और है। लेकिन जो चौथा है ना, ये तो सभी राज्यों के पास होता ही है, जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं। लेकिन चौथा जो है ना, ये संप्रभुता, सॉल्वेंसी, संप्रभुता, संप्रभुता हो, यानी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, कार्य के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। तो ये संप्रभुता जो होती है, ये किसी राज्यों में, बिहार, यूपी, एमपी में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत सरकार के पास, केंद्र के पास ही है। संप्रभुता का मतलब कोई भी कार्य कर सके, किसी से पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं। जैसे वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है तो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना तो सीधे मिल जाएगा। यूपी को डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं मिलेगा। यूपी को पैसा लेना भी होगा तो केंद्र सरकार से क्या करेगी? परमिशन लेगी, केंद्र सरकार के बिहाफ पर ही ये पैसा लेगी। तो संप्रभुता हमारे पास नहीं है। जैसे आप लोग बेरोजगार जब तक हैं तो फिर शादी करने की, शादी में चूज करने की, किससे शादी करेंगे, इसकी संप्रभुता आपके पास नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि जब नौकरी लग जाएगी तो आप संप्रभु हो जाएंगे, आप जिससे चाहेंगे। ठीक है, और ऐसे यदि पहले मान लीजिए कहीं आप इधर उधर शादी करते हैं तो लोग कहेंगे कि घर वाले, समाज वाले क्या कहेगा कि अपने मन का कर रहा है। और वहीं नौकरी लग जाए, प्रॉपर आप आईएएस बन जाए और फिर अपने इच्छा अनुसार शादी करिए तो लोग कहेंगे देखो एक अच्छा पद पाया था, उन्होंने अच्छे से अपने से शादी किया। ठीक है, तो कहने का मतलब लोगों की नजरिया बदल जाएगी क्योंकि आपको संप्रभुता मिल जाएगी, कार्य करने की क्षमता। जैसे वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से पैसा लेने की, विश्व बैंक से पैसा लेना हो, एग्जाम्पल रखेंगे, विश्व बैंक से पैसा लेना हो। बात समझ में आ रही है? तो राज्य सरकार के बारे में समझ गए कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वस्तु, सेवा, तकनीकी, इन सब का उत्पादन और वितरण किसके हाथ में होता है? तो सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, इसमें जो होता है, आर्थिक निर्णय जो लिए जाते हैं ना, ये समाज कल्याण के लिए लिए जाते हैं। यहाँ पर जो भी आर्थिक निर्णय जो लिए जाएंगे ना, आर्थिक निर्णय, ये हमेशा समाज कल्याण के लिए लिया जाएगा, सामाजिक कल्याण के लिए। आर्थिक निर्णय जो होगा हमेशा सामाजिक कल्याण के लिए होता है, सामाजिक कल्याण के लिए। और वहां पर क्या होता है ना कि निजी लाभ के लिए काम किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप हमेशा, आर्थिक कल्याण किसके लिए किया जाता है? तो निजी लाभ के लिए किया जाता है। यहाँ पर पूंजीवादी में लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, निजी लाभ के लिए। हालांकि इनका भी आर्थिक कल्याण होता है, बाद में होता है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। और इसे विकेंद्रीकृत, पूंजीवादी को विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए,
कि आर्थिक कल्याण के लिए हमेशा काम होता है। आर्थिक कल्याण यानी सामाजिक कल्याण के लिए। सामाजिक कल्याण मतलब कि सभी क्षेत्रों में कल्याण हो और सबका कल्याण हो। सबका सबका सभी क्षेत्रों का मतलब राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में। समझ में आ रहा है? आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, ठीक है, विधिक क्षेत्र, सब में सबका विकास का मतलब कि जैसे गरीब है, धनी है, बच्चा है, दिव्यांग है, महिला है, ठीक है, सभी क्षेत्र, छोटे बच्चे, युवा, जितने भी होंगे ना, सभी क्षेत्रों में विकास की बात करता है। युवाओं का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, एससी एसटी का विकास हो, ओबीसी का विकास हो, जनरल का विकास हो, दिव्यांग का विकास हो, सभी क्षेत्रों में वृत्त का विकास हो, वृत्त से संबंधित योजनाएं चलाता है। ये सब सारी चीजें आगे फिर देखते हैं हम लोग। यहां पर आप देख रहे होंगे कि राज्य और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, तो इसे विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्योंकि हमेशा ये विकास की बात करता है। और ये दो तरह का होता है। ये जो होता है ना, दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था दो तरह का होता है। ठीक है, समानता मतलब कि इसका जो उप विभाजन जो किया गया है ना, उप विभाजन दो तरह का किया गया है। एक तो किया गया है कि एक समाजवादी ही होता है, एक साम्यवादी होता है। एक तो समाजवादी ही होगा, सिमिलरली समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे ऐसे समझे तब समझ में आएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। ये मान लीजिए कि मेंस में आ गया लिखने के लिए, मेंस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहां पर समझिए, समाजवादी समझ गए। समाजवादी में क्या होता है कि सरकार ही देखरेख करती है। सरकार ही क्या करती है? सारी चीजें प्रोडक्शन और वितरण का काम करती है, सेवा और किसमें, वस्तु और सेवा क्षेत्र या तकनीकी क्षेत्रों में करती है। लेकिन यहां पर कभी ये भूल नहीं समझना है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये साम्यवादी है, ये नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है तो ध्यान देंगे। सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना कि इसमें सबका विकास की बात करने के, यानी कि इसका आर्थिक उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण की बात होती है। सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण में बताया कि सबका विकास, ऐसे ही मेंस में लिखेंगे, सबका विकास और सभी क्षेत्रों में विकास, सभी क्षेत्रों में विकास, सभी क्षेत्रों में विकास। सबका विकास का मतलब है कि यहां पर महिला का विकास हो, ठीक है, वृद्ध का विकास हो, दिव्यांग का विकास हो, बच्चों का विकास हो, युवाओं का विकास हो और वंचितों का विकास हो, और वंचित का विकास हो। सभी क्षेत्रों में विकास का मतलब है कि सामाजिक विकास हो। सभी क्षेत्रों में विकास का मतलब कि सामाजिक विकास, समाज, सभी क्षेत्रों मतलब सामाजिक विकास की बात करें। सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक विकास, आजकल देख ही रहे हैं धार्मिक विकास भी किए जा रहे हैं, धार्मिक विकास, फिर वैज्ञानिक विकास, स्पेस स्टेशन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, विधिक विकास, यानी कि सभी क्षेत्रों में विकास की बात करता है। और साम्यवादी क्या करता है कि साम्यवादी जो है ना, ये अर्थव्यवस्था कहता है कि देखिए, जो व्यक्ति है ना, उसके क्षमता के अनुसार कार्य दिए जाएंगे। व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति है,
उस व्यक्ति के प्रत्येक के क्षमता के अनुसार कार्य दिए जाएंगे और आवश्यकता के अनुसार, यहाँ कहता है कि क्षमता के अनुसार कार्य, क्षमता के अनुसार कार्य, और फिर कहता है कि आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार वेतन, यहां पर बात करता है। और इसमें ऐसा बात नहीं करता है, जैसे कोई दिव्यांग है मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा है, उसको भी सरकार क्या करती है, फ्री में खाना की व्यवस्था कराती है समाजवादी में। लेकिन साम्यवादी में क्या कहता है कि नहीं, जो क्षमता जिसकी है उसके अनुसार कार्य दें और जो उसकी आवश्यकता है उसी के अनुसार उसको दें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर वेतन की बात जो कहता है ना, कि ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा वेतन दे, जो आवश्यकता है आवश्यकता, मतलब कि उसका पेट वगैरह भर जाए, तमाम तरह की सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें। अब ध्यान देंगे कि ये जो साम्यवादी थी ना, साम्यवादी व्यवस्था 1985 से पहले चीन में थी, 1985 से पहले चीन में थी, पहले चीन में व्यवस्था यही थी। ठीक है, क्षमता के अनुसार कार्य की बात करता है और आवश्यकता अनुसार प्रतिफल की बात करता है। लेकिन समाजवादी संघ जो अर्थव्यवस्था है ना, ये सोवियत संघ में आपको मिलता है। ठीक है, सोवियत संघ में मिलता है। ठीक है, ये हमेशा आपको बीच बीच में समाजवादी और इसकी बात होती रहेगी। अब आइए, तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। ठीक है, यहीं पर समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समझिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करता है जहां पर निजी अर्थव्यवस्था भी रहे, निजी अर्थव्यवस्था भी रहे प्लस समाजवादी भी रहे, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी, ऐसे लिख सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां पर दोनों रहे तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि देखो भैया, सरकार हर काम कर नहीं पा रही है, तो इसलिए निजी लोगों को भी कुछ कुछ सेक्टरों में मिला लें, लेकिन अति महत्वपूर्ण कार्य को, अति रणनीति वाली जो कार्य है, ठीक है, रणनीति स्ट्रेटेजिक या सुरक्षा वाली जो कार्य है, ठीक है, या कुछ नियम्स होते हैं, ये समाजवादी यानी कि सरकार करे। इसमें कौन काम करता था, सरकार करती थी। और इसमें और निजी और सब क्षेत्र जो है ना, निजी के लोगों के लिए खोल दिया जाए, निजी व्यक्ति के द्वारा होता था। और इन दोनों को मिला करके काम करेंगे तब फिर बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए इनका उद्देश्य क्या था, सामाजिक कल्याण। इनका क्या था, सामाजिक कल्याण उद्देश्य था। और इनका उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना होता है। तो ये देखिए, एक बार मेंस में क्वेश्चन ये पूछा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, लाभ, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है ना, कि इसमें सामाजिक कल्याण और लाभ दोनों का समावेशन है, स्पष्ट करें। तो सामाजिक लाभ अर्जित की बात करता है और कल्याण की बात करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि प्राथमिक उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है। लेकिन यहाँ पर द्वितीयक उद्देश्य इनका भी, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका भी काम सेवा ही होता है। द्वितीयक उद्देश्य कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी लाभ के लिए काम करती है, लेकिन टाटा का ट्रस्ट भी बनता है, टाटा के बहुत सारे धर्मशाला है, टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में, तो कहीं ना कहीं अंत में सेवा का भी कार्य करती है। क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे रूल्स हैं कि इतने टर्नओवर पर इतना प्रतिशत आपको सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक सहायता में देना है। फिर और व्यक्तिगत रूप से भी हर उद्योगपति ये करते हैं कि ताकि उनका नाम हो, फेम हो, प्लस उसमें डोनेट किए हुए पैसे से कुछ टैक्स में रिबेट भी मिलता है, इसलिए वो सेवा अंततः सेवा भी करती है।
ठीक है। भले ये माना जाए कि उनका द्वितीयक जो उद्देश्य सेवा है उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ छिपा हुआ है, क्योंकि वो टैक्स बचाने के लिए करती है, तो वो बात है, लेकिन उस बात को अनदेखी करना है, वो सेवा करती ही करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार जो है, यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य इनको जो होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है आप जानते होंगे, सेवा करना होता है। और द्वितीयक उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। अब सेवा कैसे, जैसे सरकार क्या करती है, सरकारी हॉस्पिटल खुलवाएगी, 1 रुपया में आपका इलाज कराएगी, फ्री में दवा देगी, तो ये सेवा हो गया। लेकिन अंततः भविष्य में ये भी कहीं लाभ की दृष्टि से कर रही है, जानती है कि हमारे देश के युवा जो हैं यदि स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, कम पैसे में उनका इलाज हो जाएगा, तो स्वस्थ रहेंगे तो फिर मानव शक्ति हमारे पास बढ़ेगी, ठीक है, मानव संपदा में वृद्धि होगी। और लोग जब स्वस्थ रहेंगे तो समझिए कि सुरक्षा पर खर्च कम करना पड़ेगा, ठीक है, और उससे हम प्रोडक्टिविटी लाएंगे, उससे उत्पादन क्षमता हमारे यहाँ बढ़ेगी, और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो फिर मेरा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी ये रहता है, लेकिन प्राथमिक क्या होता है, लाभ कमाना। वो जानती है कि यदि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, एक स्वस्थ परिवार में ही स्वस्थ अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, ये सरकार भी जानती है। इसीलिए आपको क्या करती है कि कम पैसे में या फ्री में आपको स्वास्थ्य से संबंधित भोजन की व्यवस्थाएं, तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देने का प्रयास करती है, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना, ये किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों की सहभागिता होती है, और दोनों क्षेत्रों लाभ और सामाजिक दोनों का साथ साथ विकास होता है। भारत जो है, भारत इसी तरह की व्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन पूछता है भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दोनों लेकर के चलते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपने राज्य की भूमिका के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ गया, राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ गए, और मिश्रित अर्थव्यवस्था भली भांति समझ गए हैं। आइए आगे देखते हैं। एक विकास के आधार पर, विकास की अवस्थाओं के आधार पर एक विकसित अर्थव्यवस्था होता है, डेवलप कंट्री, फिर इसके बाद में डेवलपिंग होता है, और अल्प विकसित होता है, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है। विकसित अर्थव्यवस्था हुआ होता है जहां विकास के स्तर जो होते हैं ना, उच्च अवस्था पर हो, विकास का स्तर जो होता है ये उच्च होता है, उच्च होता है। फिर यहाँ पर विकास जो होता है ना, मात्रात्मक नहीं होता है, विकास जो होता है गुणात्मक होता है। अभी समझा रहे हैं आपको, गुणात्मक होता है, गुणात्मक हो। जैसे अमेरिका को लीजिए, अमेरिका डेवलप है, विकसित है, तो वहाँ सड़कें हर जगह बन चुकी है। अब सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है कि सड़क की क्वालिटी में सुधार करनी होती है, ताकि जो पहले गाड़ी मान लीजिए 60 की स्पीड से चल रही थी, अब 100-120 चल सके। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि कहीं बिजली की, पानी की, सड़क की, ये सब चारों तरफ फैल चुका है, अब उसके क्वालिटी में सुधार करना है, तो ध्यान देंगे। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि विकास के स्तर थोड़ा सा निम्न होता है, या धीमी गति से होता है। विकास का स्तर जो होता है ना, ठीक है, धीमी होता है, धीमी होता है, या निम्न स्तर से होता है, निम्न होता है। यहाँ विकास जो होते हैं ये मात्रात्मक होते हैं, विकास मात्रात्मक होते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ हर जगह सड़क नहीं बनी हुई है। सड़क हर जगह बनवाने की जरूरत है, जैसे भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हर जगह आपका शुद्ध पानी, सिंचाई के साधन की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर क्या हो, अभी डेवलप हो रहा हो, उसे डेवलपिंग कंट्री कहेंगे। तो यहाँ पर मात्रात्मक विकास की जरूरत पड़ेगी। और विकसित अर्थव्यवस्था में जहाँ विकास के स्तर क्या हो गया, उच्च स्तर पर हो गया, और गुणात्मक हो जाते हैं। जैसे में अमेरिका है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अमेरिका हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या है। और इसमें आप विकासशील में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्राज़ील है, चाइना है, इंडिया है, ये सब क्या है, ब्राज़ील, जैसे ब्राज़ील है, ठीक है, चीन है, भारत है, ये सब अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री में। साउथ अफ्रीका है, ये सब सब के सब जो है साउथ अफ्रीका के जितने हैं, साउथ अफ्रीका हो गया,
तो ये सब चीजें, क्योंकि यहाँ पर अभी विकास के कार्य जो होते हैं ना मात्रात्मक रूप से चलता है। इसे भी विश्व बैंक ने दो उप विभागों में बांटा है। विश्व बैंक कहते हैं कि देखिए, जो विकासशील अर्थव्यवस्था है इनकी डाटा को पढ़ने के लिए दो उप व्यवस्थाओं में बांटा है विश्व बैंक ने, दो उप व्यवस्था में। एक कहते हैं कि एक निम्न मध्यम आय वाले होते हैं, निम्न मध्यम आय वाले होते हैं, और एक उच्च मध्यम आय वाले यहाँ पर व्यक्ति होते हैं या देश होते हैं। ठीक है, इसको दो दो भागों में बांटा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी डाटा को। ठीक है, जो आय वाले, आय वर्ग वाले जो देश होंगे ना, वह व्यक्ति, उनको बात करता है ये। ठीक है, दो तरह का। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि आंकड़ों का विश्लेषण के लिए करता है। विश्व बैंक कहता है कि ये जो आधार है ना, सिर्फ आंकड़ों के आधार पर है। आंकड़ों का विश्लेषण करना हो तो देखिए, विश्लेषण करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाइना भी डेवलपिंग कंट्री है, भारत भी डेवलपिंग कंट्री है। तो चाइना डेवलपिंग कंट्री है, भारत भी विकासशील है, वो भी विकासशील है, दोनों का विकासशील कहना क्या उचित होगा? तो विश्व बैंक कहता है कि नहीं, इसको भी हम दो भाग कर सकते हैं कि जहां निम्न मध्यम आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं उनको एक श्रेणी में कर सकते हैं, और उच्च मध्य आय व्यक्ति वाले श्रेणी में कर सकते हैं। ये व्यक्ति के आय के ऊपर निर्भर करता है कि उस देश की आय कैसा है। इससे हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा को देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब देखते होंगे तीसरे टाइप के जो देश होता है ना, अल्प विकसित होता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों का रहन सहन जो होता है ना, काफी नीचे होता है। यहाँ पर जो स्तर होता है ये काफी नीचे होता है, काफी नीचे होता है। स्तर किसी का, जो उनका रहन सहन होगा, ये बहुत नीचे होता है, बहुत नीचे होता है, रहन सहन होती है। ये अल्प विकसित देश कहे जाते हैं। ठीक है, काफी काफी नीचे होता है। जैसे मान लीजिए कि सोमालिया है, बुरुंडी है, और इसके बाद में नाइजर है। ठीक है, या चाड है। ये सब सारी चीज कौन कौन से हैं? जैसे सोमालिया है, बुरुंडी है, इसमें कौन कौन से हैं? सोमालिया है, सोमालिया, ठीक है, बुरुंडी है और चाड है। ये सब देश जो है ना अल्प विकसित में, यहाँ बिल्कुल रहन सहन जो है तो बिल्कुल नीचे चला जाता है। ठीक है, इस तरह यदि ओवरऑल विश्व बैंक जो है ना, इन सारे अवस्थाओं को जो है चार भागों में बांटता है। इन सारे अवस्थाओं को इन्होंने चार भागों में बांटने का प्रयास किया है विश्व बैंक। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। ये कह रहा है कि देखिए, ये जो तीन है, ठीक है, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, तो हम इसको पूरा का पूरा चार भागों में, ये तो दो भाग यहाँ बता ही दिया था, और फिर कह रहा है कि दो भाग और होते हैं। दो भाग तो इसमें होते हैं, दो भाग, एक विकसित में होगा और एक अल्प विकसित में होगा। तो विश्व बैंक ने क्या कहा, ध्यान देंगे यहाँ पर। विश्व बैंक ने कहा कि देखिए, पूरे समाज में जो होते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं। पूरे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक उच्च आय वाले होते हैं, विश्व बैंक कहता है। क्या कहता है विश्व बैंक? कहता है कि एक उच्च आय वाले होते हैं और एक निम्न आय वाले होते हैं। समझिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं आप। एक निम्न आय वाले होते हैं, दो ही व्यक्ति होते हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, उच्च आय और निम्न आय वाले। कह रहा है कि उच्च आय वाले को तो हम मान लेंगे कि ये विकसित वाले में है, निम्न आय वाले को मान लिया कि हमने निचले स्तर पर अल्प विकसित है, अल्प विकसित है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है, ये हमारे विकासशील वाले होंगे। तो दोनों के बीच में अभी आपको हमने बताया था कि कौन कौन से होंगे। जैसे इनसे थोड़ा सा जो ऊपर होंगे, थोड़ा सा जो ऊपर होंगे, इनको निम्न मध्यम आय वाले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निम्न मध्यम आय वाले बोलेंगे, निम्न मध्यम आय वाले। और इनसे जो थोड़ा सा नीचे होंगे, इसको बोलेंगे उच्च मध्यम आय वाले देश। तो विश्व बैंक के अनुसार चार तरह के देशों का विभाजन किया गया है। आप समझ आ गया होगा, चार तरह का देशों का विभाजन किया गया है, चार तरह का। अब ये जो है, ये दोनों, ये जो दोनों है, इसको कहते हैं विकासशील। अभी विकासशील में आपको बताया था, ये दोनों जो है विकासशील कहते हैं। तो चार तरह के देश होते हैं। ठीक है, चार, विश्व बैंक के अनुसार चार तरह के देश। पहला उच्च आय वाले, दूसरा उच्च मध्यम, याद करने का तरीका उच्च और निम्न से कर सकते हैं, तीसरा और चौथा। ये विश्व बैंक के द्वारा आंकड़े जारी होते हैं कि इतना डॉलर से इतना डॉलर के आय वाले जो प्रति व्यक्ति रहेंगे उसको कहा जाएगा, ये हर
जारी किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आंकड़े भी मिलाने के लिए आपको दे सकता है। तो जिस वर्ष एग्जाम्स देना होगा, जब एग्जाम देना होगा, तो उस समय आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ करके आंकड़े को देख सकते हैं, या हर जगह आपको आंकड़े मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमारे पास है कृषक अर्थव्यवस्था। अब ये कृषक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको ध्यान देंगे। कृषक अर्थव्यवस्था ये कह रहे थे कि विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर, क्षेत्र बताया गया था आपको कि 3 तरह के क्षेत्र होते हैं परंपरागत रूप से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक स्तर पर, द्वितीयक स्तर पर और तृतीयक स्तर पर, इसी को कह दिया गया। अब ये बहुत बिल्कुल इजी है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जिस देश की अर्थव्यवस्था में 50% या 50% से अधिक लोगों का आजीविका का माध्यम क्या हो, कृषि हो, उसे कौन सा कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। जिस देश का 50% या 50% से अधिक लोगों का आजीविका का माध्यम कृषि हो, उसे कृषक कहते हैं। जैसे भारत, जैसे क्या है, भारत। ठीक है, अब भारत जो है आजीविका का माध्यम से अधिक आजीविका का माध्यम कृषि हो, जैसे भारत को ले सकते हैं। लेकिन भारत जो है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय था, अब नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय था, क्योंकि अब जीडीपी वगैरह में क्या है, इसका योगदान वगैरह भी धीरे धीरे कम हो रहा है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था वही 50% या 50% से अधिक, जैसे चाइना हो। 50% या 50% अधिक किस पर हो, 50% या 50 से अधिक किस पर हो, उद्योग पर आश्रित हो, ठीक है। सेवा क्षेत्र, जैसे इसमें चाइना है, सेवा क्षेत्र में जहां 50 या 50 से अधिक जो होता है आश्रित हो, ठीक है। जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ। जैसे जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जितने भी, तो सेवा क्षेत्र और सेवा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं, समझिए, जो अर्थव्यवस्थाएं डेवलप है, ठीक है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि जो कौन सा है, उच्च मध्यम वाले हैं, और कृषक अर्थव्यवस्था में जो कि निम्न मध्यम वाले हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कृषक अर्थव्यवस्था में आप आएगा निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक के अनुसार निम्न मध्यम आय वाले होंगे, और इसमें उच्च मध्यम आय वाले होंगे, और इसमें उच्च आय वाले होंगे। ये कभी आपको घुमाकर पूछे तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, खुली अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिस देश में आयात निर्यात पर कोई पाबंद नहीं हो, आयात और निर्यात दोनों होता हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता हो, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ठीक है। अपने देश का सामान दूसरी जगह बेच रहे होंगे और दूसरी जगह से जरूरत वाली चीजें मंगा रहे होंगे, चाहे वस्तु मंगा रहे होंगे, चाहे सेवा मंगा रहे होंगे, चाहे तकनीकी मंगा रहे होंगे, हर चीज की बात करता है। बंद अर्थव्यवस्था में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज लेन देन न करना पड़े, ठीक है। आयात निर्यात की बात नहीं के बराबर होती है, ठीक है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये भारत जो है 1991 में न्यू आर्थिक नीति जो थी ना, एलपीजी पॉलिसी, उस समय से ओपन इकोनॉमी की बात आ गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, नियोजन के आधार पर, कि इसमें जो भी हमारा आर्थिक समृद्धि और विकास ये जो कार्य होते हैं ना, इसके लिए हम लोग नियोजन बनाते हैं, इसके लिए हम लोग नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, इसके लिए प्लानिंग करते हैं,
प्लानिंग, इसे प्लानिंग कहते हैं। एक प्लान वे में हम लोग करते हैं। अब प्लान करने के बाद ही क्या करते हैं कि हम रणनीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो ऐसा देश रणनीति बनाई जाती है। ऐसा देश जब अपने आर्थिक समृद्धि या विकास से संबंधित कार्यों के लिए क्या करे, नियोजन बनाए। आर्थिक आप जानते ही अर्थ के कैसे विकास हो, समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अंतर होता है। ग्रोथ मतलब किसी एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक, जैसे अर्थ क्षेत्र में हो गया तो इसको ग्रोथ बोलते हैं। खूब पैसा हो गया हमारे पास, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। लेकिन यहाँ आय के साथ साथ, यहाँ आय के साथ साथ, जैसे इसमें क्या होता है, सिर्फ आय की बात बढ़ती होती है, और इसमें आय भी बढ़े, आय के साथ साथ सामाजिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, यानी सभी क्षेत्रों का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, तो इसको विकास बोलते हैं। इन सब का समृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है। इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, बाद में भी पढ़ेंगे। गैर योजनागत अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती है जिसमें किसी भी तरह का योजना नहीं होती है, रणनीति नहीं होती है, कोई भी योजना नहीं होती है, कोई भी योजना नहीं होती है, कोई भी रणनीति नहीं होती है। तो बेहतर कौन सा है, योजनागत अर्थव्यवस्था। और योजनागत अर्थव्यवस्था भारत अपनाता है। भारत कौन सा है, योजनागत अर्थव्यवस्था है। क्योंकि भारत में आप देखे होंगे कि यहाँ पर पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर्स प्लान हमने किया था, 5 ईयर प्लान बनाया था। प्लस में अभी क्या है कि नीति आयोग एक नियोजन से संबंधित है, जिसमें 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय योजना बनाने की बात होती है। इसमें योजना बनाने, एसडीजी गोल की बात करते हैं हम लोग, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम योजना की बात करते हैं। तो भारत क्या है कि गैर योजना अर्थव्यवस्था नहीं, योजनागत अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निर्भरता के आधार पर, भाई किसी पर निर्भर है तो उसके अनुसार भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, आत्मनिर्भर, आश्रित और परस्पर निर्भर। आत्मनिर्भर, आश्रित और परस्पर निर्भर। आत्मनिर्भर उसे कहते हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु और सेवा के उत्पादन में समर्थ हो। जिसको आवश्यकता, जिसको है, जितनी आवश्यकता है उसका ये क्या कर रहा है, उत्पादन भी कर ले रहा है और वितरण भी। उत्पादन और वितरण क्या कर रहा है, ये स्वयं कर ले रहा है, ये स्वयं कर ले रहा है। उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। जैसे आपकी नौकरी लग गई तो आप आत्मनिर्भर हो गए, जो मन गाड़ी खरीदिए, जो मन सब कपड़ा खरीदिए, तो इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि इनके पास पर्याप्त संसाधन और पूंजी होते हैं। इनके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं भी ऐसी होती है, इसलिए ये करते हैं। पर्याप्त संसाधन होते हैं और पूंजी भी होती है। ठीक है, अपने नागरिकों को ये क्या करते हैं ना कि सक्षम बना देते हैं। आत्मनिर्भर में क्या करते हैं, नागरिकों को या तो सक्षम बना देते हैं, नागरिक इनके जो होते हैं सक्षम होते हैं हर कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इनका बौद्धिक क्षमता क्या होता है, बौद्धिक, ये सक्षम होते हैं, बौद्धिक क्षमता में इनकी डेवलपमेंट हुई रहती है। तो कहीं का भी किसी भी घर के परिवार पढ़ा लिखा हो, ठीक है, टेक्निकल हो ज़्यादा, तो वो आत्मनिर्भर धीरे धीरे होगा, क्योंकि आय के साधन बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आत्मनिर्भर देशों में जो नागरिक होते हैं क्या होते हैं, ये अपने सामान को, अपनी इच्छाओं को पूरा का पूरा करते हैं, क्योंकि ये बौद्धिक रूप से क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बौद्धिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, आश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि ये किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आर्थिक व्यवस्था में क्या होती है कि ये जो होते हैं ना, आर्थिक अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पर निर्भर करते हैं, आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सिर्फ उल्टा समझिए, वहाँ के नागरिक उतना सक्षम नहीं होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, उत्पादन और वितरण इसलिए नहीं होता है कि पर्याप्त संसाधन नहीं होता है। ठीक है, दूसरे पर, और
समानतः पूंजी का अभाव होता है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है कि संसाधन का अभाव होता है, संसाधन का अभाव होता है, पूंजी का अभाव होता है, पूंजी का अभाव होता है। यहाँ पर ज़्यादा सक्षम लोग नहीं रहते हैं, असक्षम रहते हैं, असक्षम, सक्षम या अनस्किल्ड रहते हैं। ठीक है, पूंजी का अभाव होता है, संसाधन का अभाव, मानव शक्ति का अभाव, ये कह सकते हैं। भाई मानव शक्ति उसी कहते हैं जहाँ पर सक्षम लोग हों। मानव शक्ति का अभाव होता है। इनके पास कोई तकनीकी अपनी नहीं होती है, कोई तकनीकी भी जो होती है ना अपनी नहीं होती है, तकनीकी का भी अभाव होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या होता है कि आश्रित हो जाते हैं दूसरे पर। ठीक है, परस्पर निर्भर का माम होता है एक अगला देश होता है कि परस्पर निर्भर जो होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीसरे टाइप का इकोनॉमी, तीसरे टाइप का इकोनॉमी क्या होता है कि ये ऐसे देश होते हैं, तीसरा जो परस्पर निर्भर होते हैं, समझिए ध्यान से इसको, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, ये इस तरह के देश होते हैं कि कुछ मामलों में तो आत्मनिर्भर होते हैं, जैसे कुछ मामला जैसे मान लीजिए है, कुछ में निर्भर होते हैं और कुछ में क्या होता है दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, इनके यहाँ उत्पादन है कि कृषि है, लेकिन उत्पादन को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए तकनीकी का अभाव है, तकनीकी का अभाव है, तकनीकी कम है, तकनीक उत्पादन ज़्यादा है, तकनीक कम है। जैसे किसान में मान खेती तो आलू की खेती ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आलू खेती करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, जो अच्छी किस्म के ट्रैक्टर होती है, अच्छी किस्म की मशीनें होती है, हाइब्रिड बीज होते हैं, ये सब की अभाव है उनके पास। तो किसी न किसी एक क्षेत्र में ये क्या है कि पीछे हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि इनके पास संसाधन तो है लेकिन तकनीकी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि इनके पास उद्योग भी है लेकिन सेवा क्षेत्र में कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भर है। कभी कभी क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र है और पता चले सेकेंडरी में दूसरे पर निर्भर है, कभी सेकेंडरी है लेकिन दूसरे थर्ड तीसरे वाले पर दूसरे में निर्भर है। तो कहीं ना कहीं ये निर्भर रहते हैं। बात समझ में आई होगी। तो इतने तरह की अर्थव्यवस्थाएं की बात की गई है। अब आइए पूंजी अर्थव्यवस्थाएं की विशेषता क्या होती है थोड़ा सा देखते हैं। पूंजी अर्थव्यवस्थाएं की विशेषता, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ को एक एक करके समझेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे क्या तर्क थे, इन तर्कों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें जहां भी रहें आप लोग।